नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दी ललन टॉप की यात्रा इस समय मिर्ज़ापुर पे है। ये है आखिरी हमारा स्ट्रेच सफ़र का, जिसमें हम मिर्ज़ापुर, बनारस, चंदौली, गाज़ीपुर, सोनभद्र तमाम इलाकों में कवरेज करेंगे। और हम आ चुके हैं विंध्याचल मंदिर में और यहाँ पर एक अलग किस्म का मुद्दा सुलग रहा है जो कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। बनारस की तर्ज पर कॉरिडोर यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। मंदिर के चारों ओर का प्रांगण जो है थोड़ा सा खाली कराया जा रहा है। जेरी हमारे दोस्त जो हैं वो दिखा सकें कि भवन जो टूटे हुए हैं, स्क्रैप किए हुए हैं, सामने से दिखाए जा रहे हैं। अगर मेरी जो सीमित स्मृति है उसमें मैं इस जगह का अगर खांचा खींचना शुरू करूं तो मैं जब विंध्याचल मंदिर में आया हूं तो ये जो पतली सी गली आप देख रहे हैं, बस इतनी ही गली होती थी जो प्रशासनिक दान पात्र रखा है उससे सटी हुई गली जाती थी चारों ओर। इधर चारों ओर भवन थे, उस तरफ चारों ओर भवन थे, सामने चारों ओर उसके मकान थे, पीछे की ओर भी मकान थे, ऐसा था ना। और केवल गलियां वलियां थी चारों ओर, है ना। तो अब इस पे ये जो डिरेज किया गया है गुरु, हाँ, अब जो चारों तरफ डिरेज किया गया है उस पे स्थिति ये है कि बवाल उठ रहा है। अब बवाल ये कि ये परियोजना काशी की तर्ज पर कह के शुरू की गई, लेकिन काशी की तर्ज पर नहीं बन रही है। लोगों के ऐसे आरोप हैं। और सबसे पहले हम इस मंदिर का इतिहास थोड़ा सा समझेंगे। वरिष्ठ लोग हैं हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका? हरिशंकर पाठक। हरिशंकर पाठक जी। सर, क्या करते हैं आप? हम यहाँ पुरोहित हैं। हमारा मंदिर में जिम्मेदारी है, ओसरी है। हाँ। कितने साल से पुरोहित हैं सर आप? अरे हमारा तो हो गया सैकड़ों साल से। अच्छा, घरे में है पुरोहिती? ना मंदिर है, हमारी जिम्मेदारी है। आपके घर में कब से है पुरोहिती इस मंदिर की? मतलब ऐसा है क्या? अनादिकाल से, जब से है माई का मंदिर बना है, सैकड़ों हजारों साल पहले से। अच्छा, कब से है मंदिर? हजारों साल पहले, अनादिकाल से। कोई बता नहीं सकता कब का ये मंदिर है। यहाँ जंगल था जहाँ आप खड़े हैं। अच्छा, यहाँ पे जंगल था? जंगल था, घोर जंगल था। अच्छा। यहाँ से 2 किलोमीटर आदमी रहते थे, वहाँ से आते थे। एक दफे पूजन होता था माई का, एक दफे दिन में? एक दफे। अच्छा, आइए देख के बात करते हैं। हाँ, आइए ढल के बात किया जाए। हाँ। हाँ। तो 2 किलोमीटर लोग आते थे दूर से, फिर यहाँ पे पूजा पाठ? एक दफे आते थे 2 किलोमीटर से, यहाँ आकर पूजन करते थे ढोल नगाड़ा बजा करके, उसके बाद चले जाते थे। अच्छा। हाँ, जंगल जंगल था, जंगल यहाँ जहाँ आप खड़े हैं। यहाँ पे जो चील पुलवा के बाद पुल पड़ेला, उनपे हम सुन ले कि वहाँ पे डकैत फकैत कुल रहल तरल बहुत पहले। हाँ, पहले ओझड़ा का जो पुल है उसके नीचे डकैत रहते थे, छोड़ लेते थे आदमियों का। 4 किलोमीटर दूर डकैत फकैत रहता ना? 4 किलोमीटर दूर। डकैत? हाँ, पुल के नीचे। अच्छा। हाँ, तो वो कोई डकैती फकैती तो बंद हो गई? अब सब बंद हो गया। अच्छा। फिर ये मंदिर में ये सब बिल्डिंग बनल चारों ओर, सब कब बनल? ये तो हाल में बना है। हमारा जो विजयनगर में बनवाया है, काशी विजयनगर राजा। अच्छा, विजयनगर राजा बने वाले? मंदिर छोटा था। हाँ, छोटे रहल। हाँ, अब दिव्य हो गया। दिव्य हो गए तो विजयनगर को राजा बनवैलन है के? अच्छा। और हई कुल भी वही बनवैलन का ही? वही कुल बारजा और जा जो मार्बल का सीढ़ी उड़ी बा, ये सब वही बनवैले वहाँ का? ना, ये सब तो भक्त लोग लगवाए हैं। अच्छा, मंदिर जो श्रद्धा। हाँ, ये मंदिर और छोटा था। अच्छा। इसको बड़ा चौक छोटा था, बड़ा हो गया चौक ही है। अच्छा। हाँ। अब यहाँ पे एक मंदिर का कमाई उमाई कैसे होला? लोग का दान दक्षिणा होला। हाँ। तो वो कुल पैसा कहाँ जाएला? वो जिसकी मंदिर में जिम्मेदारी रहती है, जैसे एक एक दिन बटा हुआ है। अच्छा। आज हमारा है, कल आपका है, परसों इनका है, नरसों इनका है, इसी प्रकार चलता है। अच्छा, मतलब आज का कमाई जो हो, आज हमारा अगर हमारा पारी हो तो कुल कमाई हमारे लग जाए। अब कल इनका होगा, इनका रहेगा, परसों इनका है तो इनका रहेगा। हाँ। अच्छा, तो टर्न कितना दिन पे आएला? हाँ, मतलब आपका मान लीजिए आज हमारा नंबर भैल, अब हमारा अगला नंबर कब आयल? अब जब शायद जिसको एक आदमी को 1 लड़का है, किसी को 10 लड़का है, उसी में बट गया। 10 लड़का 10 दिन बैठा। 10 अपना वो एक ही में 10 दिन बाद हो जाए उसका। पैसा एक घर में है? जाए जिसका रहेगा उसके पैसा जाएगा। हाँ, रहे वो 1 दिना में जाए कुल तो के 370 बताओ जो बाकी कुल 1 दिना बताओ थे। जैसे एक आपके बाद 1 दिना जेना तो आप ले लेते। हमारा 4 महीना में हम पाई था, 6 महीना में वो पावत है, साल भर पावत है, ऐसे बाहर था। 7 महीना में एक बेरी पारी आए लगा? हाँ, इतने लोग हैं ना यहाँ पर। अच्छा। इस तरह से बढ़ता है अपना। और सब जितने लोगों का हम लोग जो यहाँ आते हैं दर्शनार्थी, जिसके पास कोई दिक्कत हुई, दर्शनार्थी हैं कि आप पुजारी करवा? यहाँ के पुरोहित हैं। यहाँ जैसे कोई आ गया, किसी को कोई दिक्कत हुई तो हम लोग उसकी मदद भी करते हैं। यहाँ मंदिर में सारी व्यवस्थाएं हम लोग करते हैं। पैसा कट गया, जेबा कट गया, उसको देते हैं हम लोग।
मदद करते हैं। पैसा कट गया, जेबा कट गया, ये सब मदद कर देते हैं। अच्छा अच्छा जी, हम मतलब बनारस के रहने वाले हैं और बनारस में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ विंध्याचल के जो पुरोहित लोग हैं बहुत मार कर लेते हैं कभी आपस में, ऐसा होता है क्या? सही सही कहानी गलत है कि लड़ाई वड़ाई हो जाता है? आपस में किससे नहीं लड़ाई होती, यहाँ सदन में जाके देखिए नेता लोग नहीं लड़ जाते। तो यहाँ आपस में पेट की लड़ाई है, यात्री किसी के आ गए, ऐसा कोई ऐसी आपस में बात हो गई। किसके घर में लड़ाई नहीं होती? आपके घर में नहीं होती है, हमारे घर में लड़ाई होती है। अगर यहाँ पे पंडा लोगों में थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है तो कौन सी बहुत बड़ी बात है? भाई भाई का नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं आज के समय में। एक ही परिवार ये तो के लोग हैं सब। लोग विरोधी एक्टिविटी देते हुए उसमें गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं पंडा के खिलाफ। और क्या? अच्छा, पंडा लोग के बारे में, पंडा लोग का ट्रेनिंग कैसे होता है? मतलब ऐसे कि तब जाओ फिर दर्शन करवाना है, क्या होता है, क्या करना होता है? नहीं है, वो उनका अधिकार है। ट्रेनिंग क्या है उसमें? कैसे होता है? मान लीजिए हमको पंडा बनना हो या किसी को पंडा बनना हो, ये तो मान जैसे मेरा जो लड़का है वही पंडा रहेगा। ये नहीं कोई जौनपुर से आया आके यहाँ पंडा हो गया, ऐसा नहीं है। और क्या, बाहर नहीं जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा? अगर ऐसे ही करने लगे तो सब लोगों को बुला ले जितने हैं कि आइए तुम भी यही पंडा बन जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? अब देखिए, अब हम लोगों के साथ बड़ी उम्मीद पीढ़ी और वंश से चला आ रहा है पंडों की विरासत सर। मान लीजिए किसी का बेटा बोल दिया कि नहीं हम तो इंजीनियर बनेंगे, अब नहीं तो वो क्या होगा फिर? मैं टीचर रहा हूँ 12 साल से। मैंने मंदिर नहीं कमाया, मैं भी पंडा परिवार से हूँ। कोरोना काल में हम लोगों ने कितनी लोगों की मदद की जो यहाँ दर्शनार्थी आते थे। उनके खाने पीने रहने के इंतजाम, हम लोगों के मकानों में न जाने कितने यात्री आके रहते हैं। इतना यहाँ कितना होटल गेस्ट हाउस है, लेकिन जो लाखों करोड़ों यात्री दर्शन करने आते हैं हम लोगों के ही घर में रहते हैं। जो उनको बनता है वो लेते हैं, ज़बरदस्ती भी नहीं कहते कि आप हमको इतना दो। होटल में जाएंगे तो एक सीमा रहती है ना भाई, 1000 रुपये, 1500 या 12 घंटे का चेकआउट, 24 घंटे का चेकआउट। लेकिन जो यहाँ तीर्थ पुरोहितों के मकानों में जाके यात्री रहते हैं जाके, तो हम लोग उसकी सेवा भाव रखते हैं, वहाँ करते हैं उनकी व्यवस्था। यहाँ के पंडा DIG भी हैं, यहाँ के पंडा डॉक्टर भी हैं, बहुत से अधिकारी। अरविंद पांडे हैं यहाँ के, जो है तीर्थ ऊपर है भैया। ADG हो गए, वो तीर्थ पुरोहित ही हैं, वो जो है उनके परिवार। फिर यहाँ पे एक वो भी होता है, राज पुरोहित भी होता है ना, जो नहीं राजकीय पुरोहित जो होता है, सरकारी। ये गलत नहीं दिया है कि आप राज पुरोहित हैं। आप दर्शन करने आए, आप एक नॉर्मल इंसान हैं, अभी पढ़ रहे हैं, आप दर्शन करने आए, दर्शन करा दिए। कल आपका लड़का IAS हो गया, वो दर्शन करने आया, वो अगर आया दर्शन करने तो अब उनको हम दर्शन कराए, वो सरकारी कर्मचारी हैं तो वो कहेंगे हम सरकारी पुरोहित हो गए। ऐसी भी कोई बात नहीं है। जो यात्री जिसके पास गया वो उसका है। ऐसा बड़ा अधिकारी आ गए, जैसे अभी गृह मंत्री कई बार आ चुके हैं यहाँ पे, अमित शाह कई बार आ चुके हैं, तो वो लोग आए तो उनको कौन दर्शन करवाता है? कोई भी जिसका टर्न रहेगा वही करवाएगा उस दिन? जो जिसके वो यात्री होंगे, ऐसा यहाँ के नियम है। जो गृह मंत्री नहीं थे तो जो करा रहा था तो वो अब भी कराएगा उनको। उनका पुरोहित जो रहा है, जी जी, वही करवाएगा सर। गृह मंत्री रहे चाहे ना रहे। बिल्कुल। अच्छा, ये ऐसा होता है, ठीक है। वो राजनाथ सिंह हो चाहे कल्याण सिंह जी हो, जो भी हो, उनके पुराने पुरोहित ही उनको कराते आ रहे हैं। उनके पुराने पुरोहित आएंगे, वही उनको दर्शन कराएंगे। अच्छा, यहाँ सबके बने हुए हैं भैया, यहाँ सबके पंडा लोगों के सबके यात्री बने हैं। शेखर पाठक, हाँ जी बताइए। यहाँ के सब पंडा लोगों के यात्री बने हुए हैं, चाहे वो MP हो, चाहे MLA हो, चाहे मिनिस्टर हो, उनके पुरोहित बने हुए हैं। वो आएंगे, अपने पुरोहित को बुलाएंगे, वो पुरोहित जाएंगे उनके साथ वो दर्शन। आया कि भैया हम आ रहे हैं, ऐसे दर्शन पूजा। जी 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 जी, ऐसा होता है। विंध्याचल में तो इतना जाम लगा रहा था, कभी जाम नहीं खत्म हुआ आज तक। इतना साल से देखा था हम। मिर्जापुर में ही लगा होता है ये सर, जो है पूरा रोड देख रहे हैं किस तरीके से रोड हुआ है, तो जाम तो लगना ही लगना है। बनारस में हमेशा जाम रास्ता ठीक ही नहीं है, मिर्जापुर का बताओ आप। तो पूरा रोड डिस्टर्ब है सर। आप देखिए ना, जाम तो लगना ही लगना है। 2 साल 3 साल से पूरा रोड डिस्टर्ब पड़ा, तो जाम तो लगना ही लगना है। एक बात बोल, और यहाँ पे ही मकान जो गिरल हो, ये सब कटवायल गए हो, ई कुल तो वो लोग बता दें कि बड़ा ये सब ठीक करे कि मंदिर बड़ा कंजेस्टेड हो जाता रहा। नवरात्र में दर्शन पूजा करे में बड़ा दिक्कत होता रहा, लोग बदे बनवाए जाते का कहानी का हो। कॉरिडोर जन बना तो यहाँ पे, अरे कॉरिडोर बना के हमारे को रोजी रोटी सब छीन लिया गया। कॉरिडोर का जो है यहाँ ये है कि जो कॉरिडोर बन रहा है इससे बस शासन का फायदा है। शासन का फायदा जी। सुनील पाठक जी, बताइए। और कुछ जो है यहाँ पे यात्रियों के लिए भी सुविधा हो गई है चौड़ीकरण से जो है, लेकिन यहाँ पे वो अपना होटल धर्मशाला बनाएंगे, जिससे यहाँ के आम लोगों का जो है जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, उनकी कमाई खत्म हो जाएगी। अच्छा, वो अपना इसी कॉरिडोर में दुकान बनाएंगे, लोगों को किराए पे देंगे, होटल बनाएंगे, जिससे यहाँ के लोग जो है
कमाई खत्म हो जाएगी। कोई हमको कैमरे पे समझा सकता है कॉरिडोर कैसा बन रहा है, कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, दिखा के, कोई भी जो जानकार हो। सर देखिए, आपने कहा कि जी अभिषेक नाम है मेरा। और सर यहाँ पे आपने कहा कि अभी तो पुरोहिती की काफ़ी बात होगी यहाँ पे। हम यहाँ के मुद्दों की बात करेंगे, जो आप कॉरिडोर का विषय उठा रहे हैं, मैं उसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, शुरू में जब ये कॉरिडोर आया था, ठीक है, बात आई तो बिल्कुल बोले कि लोकल मुद्दे बतियाई है। लोकल नहीं सर, पुरोहिती की आप पूछे, मैं बताता रहूँगा। यहाँ पे बहुत लोग हैं बताने के लिए। कहानी किससे हमको मुद्दे पूछ हैं, लिए। हाँ, जो मुद्दे हैं ये हैं कॉरिडोर के। देखिए, शुरू में कॉरिडोर जब आया था तो लोगों में इतनी बहुत सारे असमंजस पैदा हुए। जैसे कि शुरू में यहाँ के डीएम थे, जिलाधिकारी थे श्री अनुराग पटेल जी। तो शुरू में जब ये प्रारूप बना तो उसमें ये कहा गया कि जिनकी जिनकी ज़मीनें जाएंगी कॉरिडोर में, उनको कहीं पे बड़ा भूखंड जो है चिन्हित करके उनको ज़मीन आवंटित किया जाएगा। ये कहा गया था। हाँ, ये कहा गया था। जैसे आप ये जिलाधिकारी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें प्रेस नोट भी कॉन्फ्रेंस में कहा गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था ऐसा कि नहीं? ऐसा कि प्रेस सुनी सुनाई बात है। प्रेस विज्ञप्ति भी आई थी, वो अगर मेरे पास होता मैं आपको तुरंत दिखा देता। तो ऐसा है कि ये हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोगों में भय हुआ। जैसे आप अयोध्या में देख रहे हैं कि वहाँ पे सुंदरीकरण के नाम पे ज़मीनें चौड़ी हो रही हैं। शायद वहाँ पे अभी मैं यूपी तक देख रहा था, उसमें भी दिखाया गया था कि ज़मीनें चौड़ी हो रही हैं, माने विस्थापित होने की तो बात ठीक है, लेकिन बसाने की बात नहीं हो रही है। वैसे ही यहाँ पे जो ये तोड़ फोड़ हुआ है सारा, विकास तो सभी चाहते हैं। अयोध्या में भी लोग विकास चाहते हैं, हम भी विकास चाहते हैं, पूरा सहयोग सरकार का है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे लिया गया है, जिस तरीके से इनका तरीका था लेने का, कैसे लिया गया बताइए। देखिए, इनमें कितने साल से अधिग्रहण चल रहा है? कब से सर ये पिछले अधिग्रहण कब से चल रहा है? अधिग्रहण सर ये पिछले 2019 में ये शुरुआत हुआ और 2020-21 क्योंकि कोरोना काल आ गया था बीच में तो रुक गया। 21 में आते आते इन्होंने शुरू कर दिया नवंबर के आसपास। आज ये पूरा दौर बीतता गया और आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने सारा ये पूरा सीनरी दिख रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या सर कि ये सारे तोड़ फोड़ जब हुए कि उसके पहले हुआ क्या सर कि हम लोगों का ये हुआ कि यहाँ पे सभी तैयार थे देने के लिए। ठीक है, शुरू में कहा गया कि इस पे मीटिंग चलेगा। मीटिंग हुआ, लेकिन कुछ लोगों को मीटिंग में बुलाया गया। आप आज सभी घरों को तोड़ रहे हैं, ठीक है, आज आप हज़ारों घर को तोड़ रहे हैं, लेकिन मीटिंग कुछ लोग के साथ हुआ। उसमें शायद मीटिंग में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुछ लोगों ने ये कह दिया कि हम अपनी 1 इंच भी नहीं देंगे। हम कह रहे हैं कि अगर कोई एक ने कह भी दिया कि 1 इंच नहीं देंगे, तो क्या आपने उस पर अमल किया? नहीं ना। आप तो ले तो सब कर रहे हैं ना। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट आता है, कोई परियोजना आती है, तो लोकल लोगों का अधिकार है, उनका जो है राय लेना चाहिए था। यहाँ वालों से राय नहीं लिया गया। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि राय लेते तो क्या आप मान जाते क्या? अरे क्यों ना मान जाते? अगर अच्छा मुआवजा मिलता, अच्छी मुआवजा सबको जो है दी जाती, तो क्यों ना तैयार होता? ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, 12 लाख। आप बताइए कि 15 लाख 20 लाख में कौन ज़मीन खरीद सकता है या कौन मकान बना सकता है? आप बना बनाया सब तोड़ रहे हैं हमारा। ठीक है, हम तैयार हैं, आप पूरा विंध्याचल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुआवजा ढंग का दीजिए। आप सबका साथ। एक सेकंड, आप बोल रहे हैं कि नोटिस नहीं दिया गया? हाँ, किसी को लीगल नोटिस नहीं दिया गया यहाँ। लीगल नोटिस जी, लेकिन वो लीगल नोटिस क्या देंगे? वो तो इवेक्शन, तो वो तो कानूनी रूप से बेदखली का होता है ना नोटिस। वो तो आपका मकान खरीद रहे हैं, वो तो आपसे सट्टा बनामा करवाएंगे। हाँ, और उसके बाद सट्टा बनामा के बाद आपका मकान खरीद लिए, लेकिन यहाँ का जो सर्किल रेट है उस हिसाब से यहाँ का सर्किल रेट नहीं बढ़ाए और चौगुना में कभी बढ़ोतरी नहीं। सर हमने हाँ, 10 साल से यथा स्थिति है उस सर्किल। इस समय 3000 स्क्वायर फीट जी। और पेमेंट क्या दिए हैं लोग? 6000 स्क्वायर फीट पे पेमेंट। हाँ, 3 सर्किल रेट है, 6000 पे स्क्वायर फीट दिया, मतलब दुगना तो दिया ही है यार। भैया वही बात है ना, बनारस में 8 गुना दिए हैं, यहाँ दुगना दिए बनारस हैं। में तो हमने सर सुना कि करोड़ों एक फैमिली को मिले हैं। यहाँ पे वो कुछ नहीं दिखा सर। सुनी सुनाई नहीं, कागज से बात करो, कागज बताओ। हम एकदम एक्चुअल जो वहाँ पे सुने हैं, जो लोग बताए हैं, जो पाए हैं पैसा, वो बताएं। चलिए, कागज़ पे तो हम ये कह सकते हैं कि शासन ने पब्लिकेशन ऑफ नोटिस किया पेपर में छाप के। ठीक है, चलिए, वो लीगल नोटिस एक अलग इशू हो गया। वो सरकार ने न्यूज़पेपर में, डेली न्यूज़पेपर में छाप के ये बता दिया कि आपका मकान जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन मुआवजे के नाम पे जो कुछ यहाँ पे कुछ पत्रकार वर्ग के ही लोग हैं जो मजिस्ट्रेट, डीएम और अपना एक पकड़ बनाते हैं कि भाई हमारा अधिकारियों तक पकड़ है। ठीक है, तो कुछ लोगों का मुआवजा बढ़ाने के नाम पे उन्होंने दलालियाँ भी खाई। ये बात सच है, सभी एग्री कर रहे होंगे। और यहाँ पे कुछ लोकल दलाल लगे हुए हैं जो अधिकारियों के साथ मिल के जो है खूब पैसा खा रहे हैं। बताइए दलाल का नाम।
दलाल का नाम अब क्यों ऐसे क्यों बताएं खुले? दुश्मनी लेना है हमें? देखिए यहाँ पे हम लोग को हमेशा रहना है। हम दिक्कत भी है, आपको बता रहे हैं, नाम भी नहीं लेंगे। चलिए ठीक है। तीसरी, हाँ बताइए। सिद्धांत सर आप चले जाएंगे लेकिन हम लोग को यहीं रहना है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ जनता तक ये बात जाना चाहिए कि यहाँ पे सच सही मायने में क्या हो रहा सब है। जान रहे हो दलाल कौन है, सब जान रहे हैं, कोई ऐसा सब जान रहे हैं दलाल कौन है। बोलेगा कोई नहीं, लेकिन अभी प्रवीण कुमार लच्छिकार जी भी कहे थे कि 50 फीट के ऊपर नहीं लिया जाएगा। अपने न्यूज़ में गलती से उनसे निकल गया था कि 50 मीटर हम लेंगे, तो जब उन्हें सब पूछा गया तो वो कहे हमारे मुंह से गलती से निकला, हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन उसके बाद अभी 3 दिन पहले सनपैया फिर चालू हो गया कि सारा मकान लिया जाएगा। सर मेरा ये कहना तो मकान जा रहा, कोई हमको दिखा सकता है कैमरे पे? भैया जब सरकारी उसको नहीं पूरा एक दायरा बना रहे तो एक आप सेकंड, आपको कैसे समझा एक सकते सेकंड। हैं? हमको ये सारा मकान आगे से टूटा हुआ दिख रहा है, इसके आगे एक आध 2 मकान और होगा। इन सब क्या जी हाँ ये 8 चरण है इसका। सर, अभी पहला ऐसा चरण है। टूटा है, पहला चरण जहाँ से एंट्री है वहाँ तोड़ेंगे। अभी देखते कहाँ तक होगी? रहिए। ये यहाँ से 1 किलोमीटर है। 152 फीट सर वो 152 फीट यहाँ के मंदिर की सीढ़ी से देख लीजिए। अभी दूसरे चरण में यहाँ से 152 फीट जाना। एक सेकंड सुनिए, अरे सुनिए, 5-7 पे चलिए, भागिए मत। हाँ, यहाँ से 152 फीट जाना है। मंदिर की सीढ़ी से देखिए आप भागेंगे ना, नहीं, जेरी sorry। भाई कैमरा लेके नहीं भाग पाएंगे ना, sorry, हमको इसलिए इनको भी सोचना है। वो आप देख रहे हैं जहाँ मोटरसाइकिल खड़ी है सर, आगे, हाँ हाँ, वहाँ तक नाप चुके हैं पर्यटन विभाग। अच्छा, पर्यटन विभाग के अधिकारी आए थे, वो जो बाइक खड़ी है व्हाइट वाली, उसके आगे का तक का नाप चुके हैं ये। अच्छा 152 फीट। 152 फीट। हाँ, तो उसके आगे भी जाने की योजना है? कोई बात नहीं कर रहे हैं किसी से कि हम कितना लेंगे क्या लेंगे, कोई मतलब नहीं। मेरा कहना है कि ये आप चरण चरण में क्यों ले रहे हैं, लोगों को कंफ्यूजन में क्यों डाल रहे हैं? आप एक ही चरण में ये डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि कितना जाना है, किसका? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार में बता दीजिए ना कि कितना जाना है, कितना ले रहे हैं आप। शुरू में आपने कहा 50 फीट जा रहा है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे सभा करने के लिए आए और लोकार्पण करने के लिए कई परियोजना के आए, तो उस समय भी जब बिंद कॉरिडोर का एक पूरा वीडियो चला था, उसमें भी ये दिखाया गया था कि 50 फीट जा रहा है। अब 50 फीट के अलावा जो है सुनने में आ रहा है कि 29 मीटर और बढ़ रहे हैं। तो ये खंड खंड में लोगों को क्यों कंफ्यूज किया जा रहा है? आप लोकल न्यूज़पेपर में ये अधिसूचना तो डालते होंगे ना वो लोग? नहीं सर, शुरू में आ रहा था, लेकिन लोकल पेपर में नहीं डालते कोई नहीं सर, नोटिस, शुरू कोई में- विज्ञापन, शुरू कोई में विज्ञप्ति? जब पहले चरण में हो रहा था तो सूचनाएं आती थी, लेकिन अब के समय जो दूसरा चरण शुरू कर रहे हैं, ऐसी कोई सूचना नहीं आ रही है। और अगर आएगी भी तो सर कोई क्या बोलेगा? प्रशासन के आगे तो सभी, मतलब कौन बोलेगा? बड़े सिस्टम से कौन लड़ सकता है? कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन यहाँ लोग तकलीफ में हैं, हज़ारों करोड़ों सरकार से ऐंठे गए हैं। यहाँ के अधिकारियों ने, नेताओं ने हज़ारों करोड़ों लिए हैं। और अमित शाह जी का मैं रैली में सुन रहा था, वो भी हज़ारों करोड़ों की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ठीक है, हज़ारों करोड़ों आए हैं तो ज़मीन पे क्यों नहीं दिख रहा है? लोग क्यों दुखी हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आप ठीक है बनाइए, सब विकास करिए, हम सभी तैयार हैं विकास में। कौन तैयार नहीं है सर? सभी तैयार हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि आप लोगों में से कोई भी, अगर आप लोग ना हो तो कोई भी हो, कोई कोर्ट में गया, रिट पिटीशन लेकर कोई कोर्ट में गया है अभी तक? सर कौन गया? श्रीमान मीनू पाठक जी, हाँ, कौन है? उनके घर से कोई है? उनका दुकान है वहीं पे ठीक फ्रंट पे। उनका एक दुकान और मकान था बड़ा, उनकी मकान तो जब तोड़ी जा रही थी तो शुरू में वो कोर्ट गए थे, और प्रशासन के दबाव में और राजनीतिक दबाव में काफ़ी कुछ हुआ। वो कोर्ट भी गए, लेकिन कोर्ट से शायद सुनने को मिला कि उनको ये जवाब मिला कि आप काफ़ी और लोगों को ले आइए, कम से कम 10-15 लोगों को। उन्होंने अपने परिवार में भी सुनने को आया कि कंफर्म हो तो बताना, कोर्ट के बारे में बोल रहे हो तुम? नहीं सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ अभी, लेकिन हाँ सुनने को आया कि वो गए थे और ऐसा उनके साथ हुआ। वो भी मायूस होकर ही लौटे, क्योंकि एकता लोग नहीं दिखा पाए ना। और एकता क्यों नहीं दिखा पाए? राजनीतिक दबाव। मतलब सबका मसला एक है, एकता नहीं है। हाँ, एकता कैसे हो सर? राजनीतिक दबाव है, मानसिक दबाव है, प्रशासनिक दबाव है, पुराने मुकदमे जिनके ऊपर है। राजनीतिक दबाव क्या है? राजनीतिक दबाव ये है कि कुछ लोगों को ये भी शिकायतें मिली कि कुछ लोगों को बुला के कहा गया कि आप लिखिए, इसमें विकास में सहयोग करिए। ठीक है, और आपके ऊपर पुराने जो मुकदमे हैं, कैसे मुकदमे? जो छोटे मोटे 10-11 मुकदमे हैं, इधर मुकदमा मारपीट का किसी से है मुकदमा, पे गैंगस्टर लगा दिया जाएगा आपके ऊपर बड़ी मुकदमे कर दी जाएंगी। और बिजली के बिल आप ये भी पता कर सकते हैं यहाँ घूम के, यहाँ जितने भी मकान तोड़े गए, एक भी आदमी आपको ये बोलते हुए नहीं कह सकता कि सही मुआवजा उसको मिला है। किसी एक आदमी नहीं बता सकता कि उसको मुआवजा ठीक मिला है। सर आपको क्या नाम है? सुनील पाठक। मैं नाम भूल जाता हूँ, दिक्कत ये है। तो सुनील जी, मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं, दो तीन संभावनाएं हो सकती हैं। एक तो मुआवजा या तो सही ना मिला हो, लेकिन आप लोग बता रहे हैं सर्किल रेट का 2 गुना मिला है,
या तो आप बता रहे हैं कि जैसा कि मुआवजा से संतुष्ट नहीं है कोई भी, तो यहाँ पर एक अरे सुन लीजिए, यहाँ पर एक कंडीशन ये हो सकती है कि मुआवजा धनराशि है, मतलब हम 1 लाख कमाएंगे तो हम चाहेंगे कि हम 2 लाख भी कमाएं, हम 2 लाख कमाएंगे तो हम सोचेंगे 4 लाख भी कमाएं, है ना। तो हमको लगता है कि यार धनराशि अगर कम है तो क्या वो कंडीशन है, या जो आप लोग बोल रहे हैं जैसे भाई साहब से पीछे से कहा कि बनारस में अगर जैसा कथित रूप से 4 से 8 गुना अगर सर्किल रेट का मिला है, तो ये जगह उनका तर्क ये हो सकता है कि यार ये सर्किल रेट और वो पेमेंट सिस्टम यहाँ पे नहीं लग सकता, क्योंकि बनारस अलग तरीके से एक्टिव है, वो पीएम का संसदीय क्षेत्र है और ये अलग है। तो क्या दोनों में डिफरेंस नहीं समझ में आता है? मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि ये तर्क और क्या है? मैं ये तर्क और सुनता रहता हूँ इसके बारे में, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, ये सब क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, ये न्यूज़, इसलिए भी ये बातचीत कर रहा हूँ आपसे। जी सर, ऐसा है कि देखिए सर्किल रेट ठीक है, आप कह रहे हैं 2 गुना दे रहे हैं और कहीं कहीं 4 गुना भी होते हैं, कानून के हिसाब से, ज़मीन अधिग्रहण कानून के हिसाब से अपने अपने नियम है। तो यहाँ का जो नियम है वो 2 गुना है, ठीक है, लेकिन आप पूरा का पूरा मकान ले रहे हैं, पूरी रोज़गार ले रहे हैं, ठीक है। जब आप किसी को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं तो कम से कम उसको इतना मुआवजा दीजिए कि वो कहीं जाके अपने आप को स्थापित कर पाए, मेरा ये कहना है। सर्किल रेट आप दे रहे हैं, ठीक है, उस सर्किल रेट पर नहीं चलेगा हम लोगों का। आप 10 लाख देंगे, आप 12 लाख, आप पूरा का, मेरा कहना ठीक है, आप मैं समझ रहा हूँ कि आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे सर्किल रेट से दिया जा रहा है, सर्किल रेट में मैं नहीं सोच रहा हूँ भाई, मेरा तो भाई सीधा सिद्धांत है, तो मुझे मैं कागज़ और कानून समझने वाला आदमी हूँ। ये दिखाया जा रहा है कि सभी ने अपने इच्छा से लिखा है, पेपर में तो लिखा ही रहेगा कि आप अपनी इच्छा से लिख रहे हैं, आप साइन करके आएंगे, लेकिन किस दबाव में लिखा जा रहा है वो लोग ही जानते हैं यहाँ का, और बाहर के लोग। ये दबाव वाली बात काशी कॉरिडोर के समय भी आई थी। ये बताइए, ये मान लीजिए हमारी एक दुकान है, आपकी है, सपोज करिए आप, एक दुकान है, इससे हम अपने पूरे परिवार का खर्चा चला रहे हैं, और ये जो है 10 लाख रुपया हमको सरकार ने दे के जो है आजीवन इसको ख़त्म कर दिया। तो और हर महीने हम इससे 20,000 रुपये जो है महीने किराया दे के जो है इससे अपने पूरे परिवार का तो आजीवन तो हमारा जो है रोजी रोटी ख़त्म हो गया। इसके लिए सरकार ने क्या सोचा हम लोगों के लिए? यहाँ पे ऐसी हज़ारों दुकानें यहाँ पे। शुरू में जब 50 फीट जा रहा था उसमें 92 मकान गए, 92 मकान में भी जैसे कई सारी दुकानें थीं, कई लोगों की जीविकाएं उससे चलती थी। तो आज वो क्या है, एक वहाँ पे एक दुकान था, उसमें एक महिला रहती थी, उनकी 5 बेटियाँ थीं, वो विधवा थी, उनके पति दिवंगत हो गए थे। उसमें क्या हुआ कि उसमें भी बहुत ज़्यादा उनको प्रेशर दिया गया कि आप ज़मीन को लिख के जाइए यहाँ छोड़ के, तो काफ़ी प्रेशर उनको मिला। और यही हुआ सर कि बहुत ये जो प्रेशर वाली बात आप बता रहे हैं, ये प्रेशर की बात हम काशी कॉरिडोर के समय भी सुने थे कि कुछ लोग वहाँ पे थे जो डरा धमका रहे थे या ऐसे कर रहे थे वैसे कर रहे थे। ये आरोप मैंने उस समय भी सुने थे और इस तरह की बातें सुनने में आई थी। यहाँ मंदिर में यात्रियों को 24 घंटे असुविधा हो रही है दर्शन करने में। क्या असुविधा हो रही है? इसके लिए आप जो है दिखाइए, जो है क्या असुविधा हो रही है? मैं तो जानना। असुविधा ये हो रही है कि यहाँ जो हम लोगों का पंडा समाज है उसका जो है चुनाव नहीं कराया जा रहा है, और वो चुनाव न करा के कोई एक व्यक्ति जो है पूरी मंदिर की व्यवस्था को चला रहा है, जिससे जो है यात्रियों को दर्शन कराने में दुर्व्यवस्थाएं हो रही हैं और जिससे पूरे पंडा समाज का बदनामी हो रहा है, बदनाम हो रहे हैं। यहाँ पंडा समाज का चुनाव नहीं होता है, क्या मतलब उसमें क्या आप लोग कोई बॉडी लोकल बॉडी है यहाँ पे कोई? जी, यहाँ पे एक लोकल अथॉरिटी बनाई गई है, 2 यहाँ पे अथॉरिटी हैं, इंस्टीट्यूट आप कह सकते हैं। जैसे एक सरकारी है जिसका विंध्य विकास परिषद नाम है, और एक है श्री विंध्य पंडा समाज। ये दोनों मिलकर यहाँ पे पूरे मंदिर के मैनेजमेंट को देखते हैं, ठीक है। आपकी जो विंध्य विकास परिषद है उसके अध्यक्ष होते हैं माननीय जिलाधिकारी जी, और हमारे यहाँ श्री विंध्य पंडा समाज के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना रोल करते हैं। तो हाँ, जो आप यहाँ दान पात्र देखते हैं, 4 दान पात्र ऊपर है, और जो अभी अतिरिक्त में जो 6-7 अभी बढ़े हैं, वो सारे दान पात्र का पैसा जिलाधिकारी के खाते में जाता है ताकि मंदिर की व्यवस्थाएं चल सकें, ठीक है। और जो परिषद के अधिकारी के तौर पे, और जो यहाँ पुरोहित लोग बता रहे थे, जो पारियां होती हैं, जो पैसे होते हैं, वो भी पैसे मंदिर की व्यवस्था में दी जाती है, ठीक है, वो भी पैसा दिया जाता है। तो सारा व्यवस्था दोनों के हाथ में मिला के है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ यहाँ का श्री विंध्य पंडा समाज, यहाँ का जो लोकल बॉडी है, जो जब काम करना चाहता है तो उसको सहयोग उस तरह से नहीं मिलता। अब आप देख चुके होंगे कि यहाँ आसपास ज़्यादातर पुरोहित हैं, और पुरोहितों का क्या इस समय शासन को लेकर जो एक मन में उनके बना हुआ है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने भी भाजपा को बहुत सपोर्ट किया था 2017 में। ठीक है, आपकी बात मान रहे हैं हम। अब हमको 2-3 चीज़ें पूछनी है आपसे, ये सवाल क्रूशियल है, क्योंकि आप लोगों ने बिज़नेस की बात की है और मैं थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट से थोड़ी सी इकोनॉमिक्स जानता हूँ। और ये बात सच बताइए, ये पूरा बिज़नेस जो है, इसमें से
कितने लोग पक्की बिल देते हैं, पक्की रसीद पे खरीदारी देते हैं। हम जाएं, ये एक चुनरी खरीदें, हम वो सिंदूर खरीदें, वो चीज़ खरीदें, हमको पक्का बिल जीएसटी नंबर, जीएसटी लगता है चाहे नहीं लगता है, लेकिन जीएसटी नंबर पड़ा हुआ है सर। इस पे कितना है, इसे सही सही बताइए सर देखिए, इस पर आपको बिल्कुल सच बताऊंगा, आप किसी भी धार्मिक प्लेस पे जाइए, ज़्यादातर जगहों पे अगर आपको ऐसी दुकानें मिलेंगी जो कि प्रसाद से जुड़े हों, जो कि मतलब उस पर कभी पक्की रसीद नहीं दी जाती सर ना, उस पर पक्की रसीद नहीं दी जाती। कहीं भी आप चले जाए, मैं तो काफ़ी धार्मिक स्थलों पे गया हूँ, ऐसा नहीं होता सर। और रही बात इनकम की, तो इनकम अब तो काफ़ी कम हो गया है। मतलब वही बात है ना, अगर हम आप ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने कहा कि इस दुकान का 50,000 रुपये इनकम है, ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए आप। 50,000 इनकम, मैं इस बात को समझना चाहता हूँ ना कि अगर आप कोर्ट में गए कल को और आपने कहा कि 50,000 इनकम पे बात करनी है आपको, और 50,000 इनकम आप कोर्ट में प्रूफ क्या रखेंगे? मेरा सवाल है, क्या प्रूफ क्या रखेंगे? क्योंकि अगर आपके पास यही बैलेंस शीट नहीं है आपकी कि आपने आज 5,000 की सेल की, आपने कल 3,000 की सेल की थी, नवरात्र आया तो आपने 15,000 की सेल कर दी, अब 22,000 की सेल कर दी, है ना? मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये क्लेम कहाँ से स्टैब्लिश होगा? हमको ये बड़ी चिंता है कि 50,000 का काम है, वो कैसे स्टैब्लिश करेंगे कोर्ट में आप लोग? भैया बहुत सारे लोग यहाँ पे ITR फाइल करते हैं जिसमें कि वो शो करते हैं कि हमारा रेंट इतना हम प्रोक्योर कर रहे हैं वहाँ से। जी, नामा भी है जिसमें वो तो रेंट प्रोक्योर कर रहे हैं ना, मैं तो सेल की बात कर रहा हूँ। सर मैं तो सेल की बात कर रहा हूँ, वो तो रेंट प्रोक्योर कर रहे हैं, मकान मालिक की किराया। सेल तो शॉपकीपर ना दिखाएगा, वो लैंड ओनर से क्या मतलब? तो मेरा सवाल है कि उन्होंने कहा कि 50,000 रुपए सेल है, उसको वो कहाँ जाएगा, कहाँ दुकान लगाया? मेरा 50,000 सेल नहीं बोला उन्होंने बोला 50,000 उसका इनकम जी। अब उसमें अगर मान लीजिए, अब उसको 3 मैं हिस्से में कमाई मान bifurcate- लीजिए, वही सवाल है कि फिर कमाई स्टेब्लिश कैसे करेगा कोई भी? लैंडलॉर्ड स्टेब्लिश करेगा, दुकानदार कहाँ जाएगा फिर? ये तो चीज़ है ना, इससे तो लैंडलॉर्ड भी अफेक्ट हुए हैं। सर अब सेल का तो नहीं पता, लेकिन हाँ जैसे कि जो यहाँ पे सामान लाके लोग दुकानों में लगाते हैं, तो जिस भी थोक विक्रेता से वो सामानें वो इकट्ठा करते हैं, उनकी रसीदें उनके पास होती हैं। और बाकी सेल करने का सर कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ के जिलाधिकारी ने एक बार कई बार यहाँ पे नियम बनाया है, नवरात्र के समय में भी, और ऐसे भी वो कई बार नियम बना चुके हैं कि आपको इतना ही फिक्स रेट पे प्रसादों को बेचना है, और यहाँ के लोगों ने उसको माना। चार्जशीट होता है प्रसाद का, लिखा रहता है कि 51 रुपये में ये सामान मिलेगा, 101 रुपये में ये शीट कुछ और होता है यार, ऐसा कहोगे तो। जो लिखा होता है। सर सर ऐसा क्या रेड लिस्ट होता है? रेड लिस्ट होता है, उसमें बताया जाता है कि ये प्रसादें इतने में दर्शनार्थियों को दी जाएगी, और लोग मानते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, लोग मानते हैं। भाई डीएम ने कोई आदेश दिया तो कोई क्यों नहीं मानेगा? हम लोग जिला प्रशासन का हर संभव मदद करते हैं, कहीं पीछे नहीं हटते, लेकिन कम से कम हम अपनी बात तो रख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे कमियाँ हैं उसको दूर करी जाए। लेकिन ये बताइए कि ये सब चीज़ों का, इन सब सारी बातों का आप लोग बातचीत कर रहे हैं, तमाम बातें हो चुकी हैं, चुनाव पर कोई असर पड़ता है इन सब चीज़ों का? बिल्कुल पड़ेगा सर, चुनाव पे असर क्यों नहीं पड़ेगा? जैसे कि आप देख रहे हैं जितना ये आज लोग खड़े हैं, और ये पूरा क्षेत्र जो विंध्याचल का क्षेत्र रहा है, ये भाजपा जो इस समय वर्तमान सरकार है, बहुत ज़्यादा समर्थन हम लोगों ने दिया। 2014 में, 17 में, 19 में हम लोगों ने भाजपा का झंडा सबसे आगे थामा हुआ था, और प्रचार प्रसार भी हम लोग करते थे। सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है इस सरकार में। सरकार में ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है, मतलब कैसे? मतलब अभी जो यहाँ माँ विंध्यवासिनी मंदिर की जो व्यवस्था है, वो ब्राह्मण रहते हैं यहाँ पे? यहाँ जितने पुजारी हैं सब ब्राह्मण हैं, जितने यहाँ पुरोहित हैं सब ब्राह्मण हैं। कोई शुक्ला है, कोई पांडे है, कोई मिश्रा है, कोई पाठक है, कोई तिवारी, ये सब ब्राह्मण कहीं हैं। कहीं पुरोहित जो होते हैं, श्रीमाली होते हैं, सब ब्राह्मण हैं। यहाँ ब्राह्मण। अच्छा, और अभी इस सरकार में जितनी यहाँ सबसे ज़्यादा दुर्व्यवस्था इसी सरकार में, भाजपा सरकार में, माँ विंध्यवासिनी मंदिर पे दुर्व्यवस्था हो गई है। यहाँ पंडा समाज का कार्यकाल भी 2 साल का के अलावा किसी जाति का कोई नहीं बन सकता यहाँ पंडा? नहीं, वो माँ का सिर्फ यहाँ जितने भी जो दर्शनार्थियों को दर्शन कराएंगे वो सिर्फ ब्राह्मण ही हैं, अन्य कोई अदर जात का नहीं है। ऐसा नहीं है, कार्यकारिणी कोई भी जाति का कर सकता है आदमी? कोई भी जात का कर सकता है, उसके लिए कुछ नहीं। मुसलमान भी आते हैं, दर्शन करते हैं। दर्शन करवाएगा लेकिन ब्राह्मण ही दर्शन कराएगा। यहाँ तीर्थ पुरोहित ब्राह्मण ही है। अजीब से नहीं लगता आप लोग को ऐसा क्या? केवल एक ही जाति का वर्चस्व है, ऐसे सभी जातियों को ऐसा है? जात की बात यहाँ नहीं है भैया। जैसे अब आप अपनी दुकान पे, यहाँ तो सोर्स ऑफ इनकम एक मंदिर ही है, और यहाँ ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई हॉस्पिटल है, यहाँ क्या है बताइए? एक मिनट रुक जा। फिर उसके बाद जैसे अगर आपकी दुकान कहीं है, आप वहाँ से 10 रुपये कमा रहे हैं, वहाँ से हम आके जबरी आपसे 10 रुपये छीन लेंगे, तो क्या आप देंगे?
तो यहाँ तो 1000 लोगों का एक सोर्स ऑफ इनकम है और उनके ही घर में ट्रांसफर होता जा रहा है। जी, वही जीविकोपार्जन के लिए जो मिल रहा है उसी से सब व्यवस्था चल रही है। ना ही सरकार की कोई रोजगार व्यवस्थाएं यहाँ दी जा रही हैं, ठीक है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ के लिए कि मंदिर ही सबसे बड़ा, मंदिर से मतलब लोग गेस्ट हाउस आए, दुकान चली, पार्किंग है, पार्किंग वाले कमाई किए। मिला नहीं आया तो वो भी गया, ये जान लीजिए। सब भगवान ही गेस्ट भरोसे हाउस है, पार्किंग है, मंदिर का सामान है, ये सब मिला जुला के कमाई होती है। यहाँ पे अगर मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी तो छोटे जो वर्ग के लोग हैं वो तो खत्म ही हो जाएंगे ना। आने वाली है क्या मल्टीनेशनल कंपनी? बिल्कुल आएगी। इतनी बड़ी व्यवस्था सरकार लागू कर रही है तो क्या एमएनसीज को इन्वॉल्व नहीं करेगी? ये तो बट ऑब्वियस है। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है कि एमएनसीज का आना तय है यहाँ। छोटे लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। अच्छा, आप बता रहे थे ब्राह्मण समुदाय की बात कि उनको इस सरकार में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप तो केवल विंध्याचल का उदाहरण दे रहे हैं, और कहीं कुछ हुआ है ऐसा प्रदेश में जिसको कह रहे हैं कि पूरे? हम तो जहाँ हैं वहीं का देखेंगे अभी, और तो कहीं गए नहीं जो है। ऐसे प्रदेश में बहुत सारे समीकरण बने हैं जो ये माहौल बनाया गया कि ब्राह्मण नाराज हैं, ठीक है। ब्राह्मण नाराज हैं, और केवल ब्राह्मण ही नहीं, हर वर्ग के नाराज हैं। मैं देख रहा था प्रतापगढ़ में भी बहुत क्षत्रिय बाहुल्य एरिया है, वहाँ पे भी कई लोग भाजपा से नाराज हैं। तो भाजपा से बहुत लोग नाराज हैं। भाजपा से नाराज़गी इस बात को लेकर नहीं है, हम समर्थन करते हैं उनका, हर विकास में समर्थन करते हैं। बस ये जो प्रक्रिया अपनाया जा रहा है, जो सरकार जो नहीं जान पा रही है, मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम तक यहाँ की समस्याएं पहुँचाई जाएं कि आप जो पैसा भेज रहे हैं, आप जो चीज़ें भेज रहे हैं, उसको ठीक तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। एक बार यहाँ इतने सारे मंत्री, नेता, सांसद, अमित शाह, योगी, सभी लोग आए थे माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने, और एक बार भी जो है सभी इतने लोगों का मकान और दुकान सब तोड़ा गया। किसी से एक बार भी जनता के पास न जाके और न तो कोई जो है सभा करके पूछा गया क्या ये सही है, आप लोग खुश हैं कि नहीं खुश हैं, ये सब किसी से भी नहीं पूछा गया, कंसल्टेशन नहीं किया गया। जब वो दर्शन करने आते हैं चारों तरफ से बैरिकेटिंग हो जाती है, सभी लोगों का घर बंद कर दिया जाता है, सभी लोगों के छत पे पुलिस को तैनात कर दिया जाएगा, कोई अपने घर से नहीं निकलेगा, और जो उस पार्टी का यहाँ का है वो बस जाएगा, दर्शन कराएगा, और जो उनसे बोलेगा वो चीज़ वो उनकी मान लेंगे, वो करेंगे। किसी से कोई जो है राय बात नहीं होगा। आम नागरिकों से कोई राय बात नहीं हुई थी, कोई राय बात नहीं हुई थी, और नेता लोग आगे आके चले जाते हैं। हाँ हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी बनारस गए थे, वो सफाई कर्मियों के साथ बैठ के भोजन कर रहे थे, हमको बहुत अच्छा लगा, सच में दिल से बहुत अच्छा लगा। लेकिन काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में जिनकी मकानें गई, क्या उनसे एक बार भी ये जानने की प्रयास हुआ कि आपको क्या तकलीफ है, क्या नहीं? ठीक है, ये बनारस का मुद्दा है, बनारस का मुद्दा नहीं उठाते हैं। चलिए, विंध्याचल में कोई भी नेता आए, मंत्री आए, हमारी माननीय सांसद श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, जब कोई मुख्यमंत्री या कोई बड़ा कैबिनेट मंत्री आता है तो यहाँ दर्शन करने आती हैं। बीच में कभी भी जनता के बीच नहीं जाती हैं कि क्या समस्याएं हैं, आपकी क्या परेशानियां हैं, उनसे पूछ लिया जाए कि आप किस दिक्कत में हैं। तो ये बड़ी मुख्य समस्याएं हैं। बार भी किसी से नहीं कुछ भी पूछा गया जो है। अच्छा, और आपके जो यहाँ के विधायक हैं रत्नाकर मिश्रा, वो देखिए हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, हम सभी उनका बहुत मिश्रा ही है ना? जी हाँ, रत्नाकर श्री जी, बीजेपी से ही हैं वो, और नए नवेले विधायक भी हैं, 17 में पहली बार चुने गए हैं, और यहाँ के प्रसिद्ध पंडा परिवार से भी आते हैं वो पुरोहित भी हैं, और उनका बहुत सम्मान है यहाँ पे। लेकिन उनसे शिकायतें हम इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि देखिए जो भी बोलो ना, गुरु पंडा समाज से आते हैं, शिकायत भी ज़्यादा नहीं है। शिकायतें हैं, बहुत लोग नाराज़ हैं, ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग नाराज़ हैं, लेकिन बस यही है कि ज़्यादातर नाराज़गी जो है वो शासन से है। क्योंकि देखिए विधायक, देखो शासन जो है ना, शासन के तो आप अपनी बात सीधे आप योगी से तो कह नहीं सकते। हाँ जी, आप तो अपने लॉ मेकर को से पूछोगे ना, जो आपके यहाँ के आपने जिनको चुनकर भेजा है। तो ठीक है, आपने तो वो आप लोगों ने, आप चाहे ना चाहें, लेकिन आपने वोट दिया हो चाहे ना दिया हो, लेकिन आपके विधायक रत्नाकर मिश्रा ही हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो है अभी माननीय योगी जी ने विधायक जी को कहा जो है कि विधायक जी ने माँ विंध्यवासिनी मंदिर के पास अपना होटल दे दिया, तो भाई उनके सराहना की थी उनकी। हाँ, उनका वो उन्होंने अपना होटल दे दिया, क्योंकि उनके पास इतने बड़े पैमाने में प्रॉपर्टी है, तो उनके वो अपना एक होटल अगर दे दें तो उनके जो है कमाई पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और चूंकि यहाँ जो छोटे तबके के लोग हैं, उनकी अगर एक ही दुकानें हैं और पूरा उनका परिवार चल रहा है, तो फिर वो तो निस्त नामूद हो जाएंगे ना। ऐसा है जी, यही सच है। रत्नाकर मिश्रा जी से बाकी आप लोगों को कोई शिकायत नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर नहीं होती तो आज इतना हम लोग यहाँ पे खड़े होकर स्टेटमेंट ना देते ना। शिकायत है तभी ना कह रहे हैं। क्षेत्र का जो समस्या होता है वो ऊपर तक कौन पहुंचाता है? वो जनप्रतिनिधि पहुंचाता है। हमारे जनप्रतिनिधि हैं श्री रत्नाकर मिश्रा जी,
हो सकता है उन्होंने पहुंचाया होगा, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने बात यहाँ की समस्याएं नहीं पहुंचाई होंगी। सवाल इसलिए जरूरी है ना, अभी 2 महीने बाद वो वोट मांगने आएंगे फिर से, मान लो टिकट विकट मिल गया तो फिर से वोट मांगने आएंगे आप लोग के बीच। सर देश के लोकतंत्र में सभी का अधिकार है कि वो वोट मांग सकते हैं जनता तक जाके, वो आएंगे, उनका स्वागत है, सभी का स्वागत है। लेकिन जनता नाराज़ है इस बार, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और शासन प्रशासन दोनों से, प्रशासन के रवैये से भी बहुत खुश नहीं है। यहाँ पे जिस तरीके से लोगों से जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है वो ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। और तो ये वीडियो आप लैलेंट ऑफ यूपी पे देख रहे थे। विंध्याचल में हैं हम लोग, मिर्ज़ापुर में। अब पहुंचेंगे हम लोग बनारस। बनारस में 24 तारीख को हमारा अड्डा आयोजित होगा। अड्डा है दोपहर में 2 बजे से। कहाँ है गुरु? नहीं अड्डा बताओ आयुष। बता रहे आयुष अड्डा बताएंगे। एक मिनट अरे डाउनलोड हो जा। गुरुधाम पार्क में, गुरुधाम पार्क में है, भेलूपुर में गुरुधाम पार्क है। वहाँ दोपहर 2 बजे से हमारा अड्डा है। 24 तारीख को दिन याद कीजिए, 3 बार बोलो। 24 तारीख 24 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 2 बजे। ठीक है। आप लैलेंट ऑफ यूपी देख रहे थे, शुक्रिया।